Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर करते हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. ये हमारा लेक्चर नंबर 6. All other lectures are there on our channel. उनको ज़रूर देखिए, उनसे नोट्स बनाइए और आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे आपके करंट अफेयर्स के फॉर यूपीएससी 2020 एंड यूपीएससी 2021. ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहे हैं 3 न्यू बैचेस और बहुत सारे न्यू आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं जिनको ग्रैब कर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं. ठीक है. ऑल्सो यू कैन यूज आवर डिस्काउंट कोड दैट इज स्टडी IAS टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ. ओके, देख सकते हैं आप हमारा डिस्काउंट कोड, बिल्कुल यूज करिएगा इसको. आपको सिंपली बस चैनल का नेम लिखना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. और क्या चाहिए लाइफ में. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल पर. वी आर अवेलेबल ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट. स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अनाउंस किया जून में द रिजल्ट्स ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है. ये इम्पॉर्टेंट एजेंसी है क्योंकि काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये कंडक्ट करवाती है, जैसे नीट, जेई फॉर इंजीनियरिंग, सीटेट फॉर टीचर्स, गेट, जीपैट फार्मेसी से रिलेटेड है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि ये करवाती है. यूजीसी नेट ऑल्सो. ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट वॉज स्टैब्लिश एज अ सोसाइटी. ओके, अंडर इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करवाती है वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को. ठीक है, एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए करवाती है हमारे इंडिया में. ऑल्सो इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि ये एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाए इंडिया में. ओके, एंड एनटीए को चेयर करते हैं एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD. Chief Executive Officer will be a Director General to be appointed by the government. There will be a Board of Governors comprising members from user institution. ठीक है, इनके पास एक Board of Governors भी होते हैं जो देखते हैं कि कैसे चीज़ों को वर्क करना है. ओके, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से ये बिलोंग करते हैं. सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? Establishment of a specialized testing body like NTA has relieved the agencies such as CBSE, AICTE कि ये सब लोग अलग अलग क्या करवाते हैं. अब एक ही एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को करवा देती है. ओके, एंड ऑनलाइन मोड में एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एग्जाम होता है एंड काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है. इससे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द एक्सेसिबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल स्टूडेंट्स. इट विल लोकेट सेंटर एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. हर जगह सेंटर्स जा पाएंगे. ओके, तो यही था इसके बारे में. और नेक्स्ट टॉपिक इज इन स्पेस एक्सरसाइज. इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए. इंडिया इज प्लानिंग टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर सिम्युलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज. हम थोड़े से पुराने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये हो चुकी है. ठीक है, तो ये इन स्पेस एक्सरसाइज बेसिकली एक टेबल टॉप वॉर गेम था with all stakeholders from military scientific community taking part in it. ठीक है, बहुत लोगों ने इसमें पार्ट किया. मेन एम इसका ये है कि इतनी ज़्यादा लोग अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं बढ़ा रहे हैं, दैट टू स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो इंडिया को क्यों पीछे रहना चाहिए. ओके, टू असेस रिक्विजिट स्पेस एंड काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज़ दैट आर नीडेड टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ठीक है, हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे पाएँ, इतने हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा लें. चाइना आफ्टर टेस्टिंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल अगेंस्ट अ वेदर सैटेलाइट इन जनवरी 2007 हैज सेट अ स्कॉर्चिंग स्पेस इन डेवलपिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़. हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ हमें देखने को मिलता है कि बोथ काइनेटिक एज वेल एज नॉन काइनेटिक वेपन्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं. बहुत सारी उन्होंने जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में वो उनकी जा चुकी हैं, तो अब वो अपनी कैपेबिलिटीज़ हर साल बढ़ा रहे हैं. तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उन पर चेक रखें और ये देखें कि हम पीछे नहीं रह जाएं कहीं. ओके, ये बेसिकली ये काम करेगा. इन स्पेस एक्सरसाइज अंडरलाइंस द सीरियसनेस विद विच इंडिया इज टेकिंग द नीड टू काउंटर लाइकली थ्रेट्स टू स्पेस असेट्स. ठीक है, स्पेस को इस समय बहुत ज़्यादा
खतरा है, हमारे जो एसेट्स हैं उनको खतरा है, तो हम उन चीज़ों पर नज़र रख पाएंगे. इंडिया टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग अ क्रेडिबल काउंटर फेस कैपेबिलिटी अंडर मिशन शक्ति. वेरी इंपॉर्टेंट मिशन शक्ति. इस मिशन के थ्रू हमने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया अ लाइव सैटेलाइट नेम्ड माइक्रोसैट आर, जो कि एक 740 किलोग्राम की एक सैटेलाइट थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया. ओके एंड इसके बाद इंडिया आ गई इन द लीग ऑफ 3 कंट्रीज, यानी हम 4th कंट्री बन गए आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, ये कैपेबिलिटी है. ओके एंटी सैटेलाइट सिस्टम के बारे में आपको कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि मिसाइल बेस्ड सिस्टम होता है टू अटैक अ मूविंग सैटेलाइट, और ये 2 तरीके से हो सकता है. एक तो हम ग्राउंड से इसको लॉन्च करें, या फिर हम प्लेन्स के थ्रू, ओके या फिर हम प्लेन्स के थ्रू इनको लॉन्च करें. तो दोनों ही चीज़ें हैं जिनकी मदद से ये हो सकता है. ओके तो ये सब था आपके लिए इंस्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके बारे में ज़रूर याद रखना. Let's move on to our next topic, that is Serious Fraud Investigation Office. मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ओके याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी और फॉरेंसिक ऑडिटिंग, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, ठीक है, एंड टैक्सेशन, ठीक है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकें एंड प्रोसिक्यूट कर सकें जितने भी वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं या फ्रॉड्स होते हैं, उन सबको देख सकें. ओके तो ये है इसके बारे में. इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में. द कंप्यूटर फोरेंसिक एंड डेटा माइनिंग लेबोरेटरी वाज सेट अप इन 2013 टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विस टू ऑल द ऑफिसर ऑफ SFIO. ओके तो ये बनाई गई थी कंप्यूटर फोरेंसिक डेटा माइनिंग लेबोरेटरी. ओके याद रखना. Now serious fraud investigation was initially set up by Government of India by way of a resolution dated 2nd July 2003. ठीक है, यहाँ पर बनाया गया था. But that time it did not enjoy any formal legal status. पर अब तो इसके पास एक status है. ओके Section 211 of Companies Act 2013 has accorded it as a statutory status. ओके अब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया. आपको याद रखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया. SFIO ऑल्सो हैज पावर टू अरेस्ट पीपल फॉर द वायलेशन ऑफ कंपनीज लॉ. अगर कोई भी वायलेशन होता है कंपनीज लॉ का तो ये अरेस्ट कर सकते हैं लोगों को. एंड इनका जो इन्वेस्टिगेशन है ये जब स्टार्ट होता है, जब इनिशिएट होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कह देती है. तो मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्वो मोटो ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि इनको लग रहा है इस केस को ले लेते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट जब कहती है तभी ये उसको स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इट हैव अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैप्सिंग ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट. थोड़ा सा अपना पॉलिटी रिवाइज कर लेते हैं, अपने लक्ष्मीकांत को उठा लेते हैं. ठीक है, व्हेन डज अ बिल लैप्स, व्हेन डज इट डजंट लैप्स. सीधा हम एक टेबल की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसके थ्रू हमें बहुत इजी हो जाएगा सब समझना. देखिए, अगर कोई बिल है वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है बट वो पेंडिंग है लोकसभा में, ठीक है, अभी तक उसको असेंड नहीं मिला है, तो उसको लैप्स्ड माना जाएगा. अगर एक बिल ओरिजिनेट हो गया एंड पास हो गया बाय राज्यसभा बट उसको अभी लोकसभा में जाना है, इट इज पेंडिंग इन लोकसभा बेसिकली, उसे भी लैप्स्ड माना जाएगा. ओके, अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय लोकसभा, ठीक है, ओरिजिनेट भी लोकसभा में हुआ है, पास भी होते हैं लोकसभा में, बट राज्यसभा में पेंडिंग है, उसको भी लैप्स्ड माना जाएगा. अ बिल ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा रिटर्न टू दैट हाउस बाय द लोकसभा विद अमेंडमेंट एंड स्टिल पेंडिंग इन राज्यसभा, उसको भी माना जाएगा कि वो लैप्स्ड है. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस में जो बिल है उसे लैप्स नहीं माना जाएगा. ओके, वो आगे कंटिन्यू हो सकता है. अब बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय दी लोकसभा, मतलब राज्यसभा ने तो पास कर दिया, अभी लोकसभा में आना है, तो लोकसभा में वो आ जाएगा जब भी लोकसभा का नया गठन होगा, तो उसको पास माना जाएगा. इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि इससे रिलेटेड एक जॉइंट सिटिंग होगी तो उसको लैप्स नहीं माना जाएगा. A bill passed by both houses but pending assent of the president, उसको क्या नहीं मिला है, उसको असेंड नहीं मिला है अभी प्रेसिडेंट का, तो उसको लैप्स नहीं माना जाएगा.
A bill passed by both houses but returned by the president for reconsideration of the house. तो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, बस रिकंसिडरेशन के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। तो जैसे भी अब वो आएगा, अब तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा कि उसको पास करना ही है, तो इसको नहीं माना जाएगा कि ये लैप्स्ड है। तो ये कुछ पॉलिटी के कंसेप्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि बिल कब लैप्स होता है, किस सिचुएशन में लैप्स होता है और किस सिचुएशन में वो कंटिन्यू रह सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बारकोडिंग ऑफ मेडिसिन। गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू मेक बारकोडिंग मैंडेटरी ऑन ऑल मेडिसिन सोल्ड लोकली in a bid to offset India's growing reputation as a source of counterfeit medicines. देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए, काउंटरफीट मेडिसिन्स। काउंटरफीट मेडिसिन्स वो सारे ड्रग्स होते हैं, वो मेडिसिन्स होते हैं जिनमें देखा जाता है कि या तो इनअप्रोप्रिएट क्वांटिटी है एक्टिव इंग्रेडिएंट की, या फिर इम्प्रॉपरली प्रोसेस्ड है वो विद इन द बॉडी, एंड दे में कंटेंट इंग्रेडिएंट जो कि हार्मफुल हैं, या फिर उनमें लेबल ही नहीं होता है, या कोई इनएक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है, फेक पैकेजिंग या लेबलिंग होती है। ठीक है, तो ये सब फार्मा फ्रॉड के अंदर आता है। ओके, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये काउंटरफीट मेडिसिन्स क्या होती हैं। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने हाईलाइट किया कि इंडिया में ग्रोइंग प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है काउंटरफीट मेडिसिन या ड्रग्स के लिए। ओके, वो एक उनका एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पे। उन्होंने बताया कि इंडिया में कितनी ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा पायरेसी होती है मेडिसिन की। ओके, और कितनी ज़्यादा हमें फेक ड्रग्स देखने को मिलते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों है ऐसा। ओके, अगर हम अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हैं, हमारे पास, हमें पता है हमारी पॉपुलेशन यूएस जैसी नहीं है या किसी और यूरोपियन कंट्री जैसी नहीं है। वी हैव अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इंडिया में आपको लो कॉस्ट जेनेरिक मेडिसिन मिल जाएंगे क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एज वेल एज क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो इनएक्सपेंसिव भी उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। ओके, एंड इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है, इट इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के बेसिस पर देखें, बट 13 है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू नहीं है इतनी। ओके, अब ये जो काउंटर फीटिंग है इट इज़ अ ग्लोबल इशू एंड इट इज़ मच मोर प्रिवेलेंट इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डिमांड ज़्यादा होती है और सब जो मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादातर पेटेंटेड होती हैं, या और भी सारे इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिकली उसको प्रोड्यूस करें, और वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल मेडिसिन। ओके, एंड विद एम एस्टिमेटेड 10 to 30% ऑफ द मेडिसिन इन दीज कंट्रीज बीइंग काउंटरफीटेड। ठीक है, 10 to 30% काउंटरफीटेड होती हैं कंपेयर टू 1% इन हाई इनकम कंट्रीज। रीजंस इसके बहुत सारे हैं। कुछ रीजंस तो हमें पता है कि हाई हमारी लोकल डिमांड, देन लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल केयर, हमारा इतना ज़्यादा मेडिकल सेक्टर डेवलप नहीं है, फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन इतनी अच्छी नहीं है, लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है। ऑल्सो इंडिया में आपको एक सेल्फ मेडिकेशन का एक आपको दिखेगी प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोरोना वायरस के सिचुएशन में ही लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा उन्हें फीवर लगा, उन्होंने पैरासीटामोल ले ली, या फिर मतलब वो कोशिश करते हैं कि सेल्फ से कोई भी मेडिसिन ले लें, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो भी मेडिसिन लगती है वो जाते हैं, वो ले आते हैं विदाउट सीइंग कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट हैं कि नहीं। ठीक है, एंड उसको वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ जेन्युइन मेडिसिन, जितनी भी जेन्युइन मेडिसिन हैं, ठीक है, उनकी हाई कॉस्ट है। ओके, एंड उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो उस डिमांड को फिलफिल करने के लिए ये जो डिफरेंट ड्रग्स हैं ये आ जाते हैं। ठीक है, इंडिजीनियस ड्रग्स निकल जाते हैं। वीक एनफोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेशन एंड करप्शन, ठीक है, इसका वीक एनफोर्समेंट है। प्रिवेलेंस ऑफ ऑनलाइन फार्मेसीज, ऑनलाइन आपको इतनी सारी आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं तो आप सोचते हो कि ले ही लें इनको। एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन काउंटर फीटिंग। Moving on to our next topic, that is milk fortification project. Milk fortification project of National Dairy Development Board is intended to address vitamin deficiency in consumer. हमारे देश में विटामिन डेफिशिएंसी की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको देखो या तो विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है, विटामिन सी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम मिल्क को फोर्टिफाई करें। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज फोर्टिफिकेशन।
Fortification is addition of key vitamins and minerals such as iron, iodine, zinc, vitamin A, D, ठीक है, अपने स्टेपल फूड में, जिससे हम देख सकें कि उसकी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बरकरार रहे। ठीक है, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में देखा जाता है कि वो अच्छे तो होते हैं बट उनमें उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, तो फोर्टिफिकेशन के थ्रू हम उनमें उन हैं उनको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि मिल्क को फोर्टिफाई किया जाए। About 25 milk federation, producer companies or milk union across 20 states in country are fortifying about 55 lakh liters of milk per day. समझ रहे हैं आप, इतना ज़्यादा मिल्क की क्वांटिटी को फोर्टिफाई किया जा रहा है। Fortification is carried out as per the standard operating procedures developed by NDDB and FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. As of now, 1 million ton of milk have been fortified. Okay, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था NDDB ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, ओके, इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक, टाटा ट्रस्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन 5th of September 2017। प्रोजेक्ट एम करता है कि 2 मिलियन टन ऑफ मिल्क को फोर्टिफाई किया जाए विच रीच टू 30 मिलियन कंज्यूमर्स। ठीक है, जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स को जा सके उतनी ज़्यादा जाए, जिससे उनकी जो अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी जितने भी एब्सेंट है वो उनको मिल जाए। The duration of the project is 23 months and it is financed by South Asian Food and Nutrition Security Initiative, which is administered by World Bank. Our next topic, Defence Space Research Agency. Cabinet Committee on Security, chaired by Prime Minister, has cleared the setting up of Defence Space Research Agency DSRA और ये ऑपरेशनल हो गई नवंबर 2019 से। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एक ट्राई सर्विस एजेंसी है ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में एंड द एजेंसी इज टास्क्ड विद ऑपरेटिंग द स्पेस वॉरफेयर एसेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए क्रिएट करे ये स्पेस वॉरफेयर वेपन्स को, एंड इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क करेंगे एक साथ, and it would provide the research and development support to the DSA, that is Defense Space Agency. Okay, तीनों हमारी जो सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा काम करेगा उनके आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। एक आपके लिए एक क्विक फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में। ओके, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सेट अप इन अक्टूबर 2001 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन विजय, कारगिल ऑपरेशन 1999 के टाइम पर। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट सिनर्जी among the three services, कि इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो। ओके, ऑर्गेनाइजेशन हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 3 सर्विसेज, तीनों से है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। ओके, द ओवरआर्चिंग एम ऑफ IDC इज टू अचीव विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, की एकता से ही हमें विजय प्राप्त हो सकती है या फिर हमें विक्ट्री प्राप्त हो सकती है। Our next topic is Maikreleta Asheni. Okay, scientists from Delhi University and Wildlife Institute of India in collaboration with researchers from Indonesia and US डिस्कवर किया है उन्होंने एक न्यू स्पीशी जो कि एक पैडी फ्रॉग है। ओके, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली असम में मिला है ये, और ये न्यूली फाउंड स्पीशी है जिसको नाम दिया गया है Maikreleta Asheni, डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड आइशनी जिसका मीनिंग होता है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट या असम के एरिया में मिली है। ओके, इट बिलोंग टू अ जीनस दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोहाइलिड जीनस, इसलिए इसका नाम माइक्रोहाइलिड आइशनी है। ओके, एंड दे आर अ ग्रुप ऑफ नैरो माउथ्ड फ्रॉग्स। ठीक है, इनका जो मुंह होता है दैट इज वेरी नैरो एंड दे आर फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली, और हमारे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं ये। एंड फर्स्ट स्पीशी इनकी मिली थी हमको आइलैंड ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया में, एंड इट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली हमें वही मिलता है। इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन के अराउंड आपको ये देखने को मिल सकते हैं, दैट लाइज साउथ ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके, अपार्ट फ्रॉम असम ये आपको त्रिपुरा, मणिपुर, इन जगहों में मिल जाएंगे। यूपीएससी पूछ लेता है, एनवायरमेंट के पोर्शन में आ जाता है, तो आपको ये नाम याद रखना है Maikreleta Asheni। क्या है ये? एक तरह का नैरो माउथ्ड
फ्रॉग है जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिला है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली देखते रहें, यह आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी की एग्जामिनेशन में। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।